चलिए, कहां तक बातें हो चली थी? इंटर कन्वर्जन चल रहे थे शायद। किससे किस में कन्वर्जन करवा दिया? वेज डैश टू फिशर। चलिए देखिए, जो आने वाला टेस्ट रहेगा, आगामी जो टेस्ट रहेगा, उसमें जीओसी भी रहेगा। जो भी अपन कवर कर चुके हैं वो हमेशा टेस्ट में रहेगा। क्यों? क्योंकि अपने पास बाद में रिवाइज करने का टाइम नहीं रहेगा। तो अपन जब तक ये चलेगा, आखिरी तक ऑर्गेनिक आएगी, तब तक जो पढ़ लिया है सब आता रहेगा बैक पोर्शन के अंदर। साथ में बायोमोलिक्यूल्स, साथ में क्या रहेगा? बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट, अगर अपन पहले एक एक बार रिवाइज कर ले, एक एक बार रिवाइज कर ले। क्वेश्चन ऐसा नहीं एक दिया था तो एक ही होगा कि एक थे चक्कर में छोड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट कन्वर्जन के अंदर सेकंड 100 हॉर्स को कन्वर्ट करेंगे, 100 हॉर्स एंड न्यूमैन टू फिशर, 100 हॉर्स एंड न्यूमैन टू फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। क्लियर? इस पर ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वेज डैश तो फिर भी वो हमसे इरिथ्रियो या कैपिटल डीएल की बात कर सकता है। यहां पर इन पर ज्यादा कोई एनसीईआरटी ने बातें नहीं की हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन से। किससे बात कर लेते हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शन से। सबसे पहला काम आपको पता होना चाहिए कि फिशर की बातें केवल और केवल किस में की जा सकती हैं? एक्लिप्स। फिशर की बातें केवल और केवल किस में की जा सकती हैं? एक्लिप्स के अंदर की जा सकती हैं। ये हमारे सामने दिया हुआ है। इसको फिशर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ये एक्लिप्स कन्फर्मेशन के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है, एंड इसे आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है? फिशर के अंदर कन्वर्ट करना है। जरा दिमाग है तो चलिए, बहुत आसान, एकदम आसान है, एकदम। ये देखिए, इस मॉलिक्यूल को अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो ये है आपके सामने। कौन सी प्रोजेक्शन है ये? न्यूमैन। ये कौन है? CHO। ये कौन है? OH। ये H, ये CH2OH, ये OH, ये H। ऐसा है। क्या करना है? यूं करना है बस। गौर से देखो, ऐसा मॉलिक्यूल है। कैसे करना है? यूं कर देना है। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारे सामने कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4। क्लियर? तो ये मॉलिक्यूल आप ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसी को कैसे कर देना है? ऐसे। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, गौर से देखो, ये वाली, ये किसके अंदर कन्वर्ट होने वाली है? वर्टिकल लाइन में। गौर से देखिए, ये जो आपका एटम है CHO, ये जाएगा पीछे। ये देखो, हो गया। तो जैसे ही आप इसको फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहां पर आ जाएगा CHO, यहां पर हमारे सामने कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। बताइए, कार्बन नंबर 2 पे राइट हैंड साइड में कौन है? गौर से देखो, ये कार्बन नंबर 1, 2 पर राइट हैंड साइड में कौन है? OH। तो जो राइट में था वो कहां जाएगा? राइट में। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर आ जाएगा H। कार्बन नंबर 3 के ऊपर ये रहा कार्बन नंबर 3, न्यूमैन में दिखाई नहीं देता है। तो यहां पर कौन है? OH। तो जो राइट में था वो कहां जाएगा? राइट में। तो यहां पर हो जाएगा OH, यहां पर H, और ये बनेगा CH2OH। दैट्स ऑल। तो आपके सामने कौन सी प्रोजेक्शन बनकर आ गई है? ये हमारे सामने बनकर आ गई है फिशर प्रोजेक्शन। अब आप सोचिए, क्या इसी को ही न्यूमैन में कन्वर्ट कर सकते हो? इसी को ही? यस। ये मॉलिक्यूल को आप ऐसे देख रहे हो तो ये क्या है? न्यूमैन। यूं देखोगे तो क्या हो जाएगा? सॉहर्स। तो इसी को ही कन्वर्ट करना है, कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना सा काम करना पड़ेगा तुम्हें। ये लीजिए, काय परेशान हो रहे हो? बताइए, यहां पर कौन है? CHO। यहां पर कौन है? OH। यहां पर कौन है? H। यहां पर कौन हमारे सामने? CH2OH। यहां पर कौन आने वाला है? OH और H। यहां से वहां, यहां से वहां, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो स्टीरियो इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं मॉलिक्यूल को तो बड़ी आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लीजिए हमें कन्वर्ट करके बताना है इसको, ये है, इसको आपको फिशर में कन्वर्ट करना है। COOH, यहां पर है OH, H। यहां पर है COOH, यहां पर है OH, और यहां पर है H। यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू फिशर प्रोजेक्शन। You have to convert this into फिशर प्रोजेक्शन। जरा दिमाग चलाइए, कैसे देखोगे इस मॉलिक्यूल को?
इमेजिन करना है बस। ये मॉलिक्यूल कैसे है, यूं है, ये रहा मॉलिक्यूल, आपको पता है ना एक्लिप्स में ऑलरेडी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस कार्बन को पकड़ के सीधा करना, क्लियर। ये मॉलिक्यूल ऐसा है, ये कार्बन पकड़ा, सीधा कर लिया, क्या बन गया आपके सामने, न्यूमैन, और इसको उठा के दूर भेज दो, दैट्स ऑल। तो इस कार्बन को पकड़ा, सीधा ले आए और यूं कर दिया। तो ये वाली जो लाइंस है ये कहां जानी चाहिए आपसे, दूर। ये कहां जाएंगे आपसे, दूर। तो इसमें अगर अपन नंबरिंग कर देते हैं, मान लीजिए 1, ये रहता है 2, ये रहता है 3 और ये रहता है 4। तो आप बताइए ये वाला क्या बना कर देंगे आपको, वर्टिकल लाइन। तो यहां पर आ जाएगा COOH, यहां पर भी कौन रहेगा, COOH। फिर से इमेजिन करेंगे, ये ऐसा मॉलिक्यूल है, पहले इसको अपने सामने लाओ सीधा और पीछे धकेल दो, दैट्स ऑल, क्लियर। मैं आपको जो रियलिटी है वो बता रहा हूं। तो यहां पर हमारे सामने ये रहेगा, OH किधर है, राइट साइड में, देखो OH किधर है, राइट में, तो राइट में चला जाएगा। H किधर है, लेफ्ट में। OH किधर है, राइट में। H किधर है, लेफ्ट में, दैट्स ऑल। तो आप सोहर्स में, फिशर में जा सकते हैं। हालांकि अपने मॉड्यूल में ऐसे कोई क्वेश्चन अभी नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं है इंटर कन्वर्जन का। एम्स के टाइम पर हुआ करते थे, जब से एम्स गायब हुआ है तो क्वेश्चंस भी क्या हो गए हैं, गायब। चलिए सुलटाएंगे इसको। अब मुद्दे की बात पर आएंगे। अभी ये बातें थोड़ा सा ट्रैक से हट के पढ़ा है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। कई बार वो खेला खेल जाता है ऐसे कि बोलेगा फाइंड आउट द RS कॉन्फ़िगरेशन, न्यूमैन दे दिया तो हमें उसको किस में ले जाना पड़ेगा, फिशर में, या फिर सोहर्स देकर या न्यूमैन देकर RS पूछ लेता है, फिशर में ले जाकर खटक से सुलटा देंगे उसको। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आज तक उसने पूछे नहीं है। वेज डेस टू फिशर हमें जरूर आना चाहिए, क्योंकि DL कॉन्फ़िगरेशन की बात कर सकता है उसमें। सुलटा दिया है क्या सभी ने? चलिए नेक्स्ट अब हमारे सामने आएगी। अब हम कुछ चीजें सीख लेते हैं, जैसे डाइहेड्रल एंगल के बारे में, फिर स्ट्रेन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शुरू कर देंगे। यानी कि जो एनसीईआरटी ने चैप्टर में लिखा हुआ है एल्केन के अंदर कन्फर्मेशंस, इथेन का पर्टिकुलरली उसने डिटेल में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल बोल दीजिए इसको, या फिर अगर अपन बात करना चाहें एंगल ऑफ रोटेशन बोल दीजिए, एंगल ऑफ रोटेशन बोल दीजिए, या फिर अगर अपन बात करना चाहें तो आप क्या बोल सकते हैं इसको, टॉर्सनल एंगल। टॉर्सनल एंगल, ये डाइहेड्रल एंगल, एंगल ऑफ रोटेशन, टॉर्सनल एंगल, ये सब एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। देखिए इसमें रियलिटी क्या है, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं, हमें बहुत आसानी से चीजों को समझना है। हमसे ज्यादा से ज्यादा ये पूछेगा कि बताइए इसमें डाइहेड्रल एंगल कितना है, दैट्स ऑल। कभी हमसे डाइहेड्रल एंगल की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, क्लियर। बताइए डाइहेड्रल एंगल एक 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है कि 3 डायमेंशनल? डाइहेड्रल एंगल 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है कि 3 डायमेंशनल? इट्स ए 3 डायमेंशनल क्वांटिटी। और डाइहेड्रल एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम कितने एटम चाहिए हमें? डाइहेड्रल एंगल बनाने के लिए कम से कम कितने एटम चाहिए? कितने चाहिए? 4। बॉन्ड एंगल के लिए कितने चाहिए? बॉन्ड एंगल के लिए 2। बताओ, बॉन्ड एंगल के लिए मिनिमम 3 और डाइहेड्रल एंगल के लिए मिनिमम 4। आपने क्वेश्चन क्या होगा, टू शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म मिनिमम 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर रिक्वायर्ड। क्या है कि नहीं क्या है? क्योंकि जब तक लगातार 3 सिग्मा बॉन्ड नहीं होंगे डाइहेड्रल एंगल ही डिफाइन नहीं होगा। और ड्यूरिंग कन्फर्मेशन चेंज क्या होता है, डाइहेड्रल एंगल। तो लिखिए इसके अंदर, ड्यूरिंग कन्फर्मेशंस डाइहेड्रल एंगल कीप चेंजिंग। ड्यूरिंग कन्फर्मेशंस डाइहेड्रल एंगल कीप चेंजिंग। जब भी आप कन्फर्मेशंस बनाएंगे तो डाइगा चेंज। ड्यूरिंग कन्फर्मेशंस डाइहेड्रल एंगल कीप चेंजिंग बट बॉन्ड एंगल रिमेन्स द सेम। बट बॉन्ड एंगल रिमेन्स द सेम। जो बॉन्ड एंगल है वो क्या रहेगा, डाइहेड्रल क्या होता रहेगा, चेंज। डाइहेड्रल एंगल बदलेगा, बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, सेम। नेक्स्ट, it is the angle। सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन लेकर आ रहा हूं, 2 अलग अलग प्लेन के बीच का एंगल है, कोई काम का नहीं अपनी। इट इज द एंगल बिटवीन फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इट इज द एंगल बिटवीन फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स
It is the angle between front carbon hydrogen bonds and back carbon hydrogen bonds. And back carbon hydrogen bonds. And back carbon hydrogen bonds in Newman projection. In Newman projection. In Newman projection. न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर वो कह रहा है जो फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और जो बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके बीच का एंगल ही डाइहेड्रल एंगल होता है। यानी कि न्यूमैन तो कैसा होता है हमारे सामने 2D होता है क्योंकि वो तो एक प्रोजेक्शन है, तो ये भी हमारे सामने क्या रहेगा, एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा। जैसे अगर अपन बात करें, देखिए ये एक ही एटम पर बने हुए बॉन्ड्स के बीच में एंगल नहीं है, एक ही एटम पर बने हुए बॉन्ड्स के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल कहलाता है और दो अलग अलग एटम्स पर बने हुए बॉन्ड्स के बीच का एंगल डाइहेड्रल एंगल कहलाता है। जैसे ये आपके सामने फ्रंट कार्बन है, ये कौन सा है, बैक, एक एक हाइड्रोजन यहां पर लगा हुआ है। फिलहाल आप बताइए क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों बॉन्ड सेम एटम पर बने हुए, नहीं, ये फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन अलग कार्बन पर है, ये बॉन्ड अलग कार्बन पर है, लेकिन इन दोनों के बीच में जब आप ऐसे, ये हमारे सामने कौन सी प्रोजेक्शन है, न्यूमैन, जब आप इसकी इमेज बनाएंगे तो आपको यहां पर क्या दिखाई देगी, केवल एक स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में राइट नाउ जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आएगा वो कितना आएगा, 0 डिग्री। ये देखिए, मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहेंगे, हमारे सामने कौन सा कार्बन है, फ्रंट, और ये लगा हुआ है हाइड्रोजन, ये हमारे सामने कौन सा है, बैक, और यहां पर कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन। राइट नाउ इन दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना है, थीटा, 0 डिग्री। इसी को ही हम बोलते हैं डाइहेड्रल। अलग अलग कार्बन के बीच में है, बॉन्ड्स के बीच में है। फिर मान लीजिए मैंने इसको ऐसे घुमा दिया है, ऐसे, क्लियर। अब अगर आप इसकी इमेज लोगे तो आपको इमेज में दोनों बॉन्ड कैसे दिखेंगे, परपेंडिकुलर। क्या ये रियली भी परपेंडिकुलर है, नहीं, ये अलग अलग जगह पर है। परपेंडिकुलर तो तब होते जब ये यहां बनता। तो जो हम देख रहे हैं वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, देख रहे हैं वो क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर ऐसा कर देते तो ये कितने पे दिखाई देंगे, 180 पर। तो मान लीजिए अगर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है और ये बैक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है। मान लीजिए यहां पर हमने थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दिया है, 60 डिग्री। सो दिस इज द डाइहेड्रल एंगल। फिर अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये हमारे सामने है बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट नाउ इन दोनों के बीच में जो थीटा है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को क्या बोलते हैं हम, डाइहेड्रल एंगल। इसको डिफाइन करने के दूसरे तरीके भी हैं। दो अलग अलग प्लेन्स के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल। जैसे ये जो बॉन्ड है ये किसी न किसी प्लेन में बना हुआ है, ये रहा प्लेन, और ये बॉन्ड इस प्लेन में बना हुआ है। तो इन प्लेन्स के बीच में जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल। कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है, हमें चीज समझ में आनी चाहिए, हमें डाइहेड्रल एंगल देखना आना चाहिए, दैट्स ऑल। बाकी इसकी कोई डेफिनेशन से बातें करेगा ही नहीं, और जब डेफिनेशन से बात करेगा तो अपने से बनेगी भी नहीं ढंग से, क्योंकि अपने को तो ये भी नहीं पता कि डाइहेड्रल एंगल को डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट कितने बॉन्ड होने चाहिए, 3। ये देखो, बिना 3 बॉन्ड के डिफाइन ही नहीं होगा। बॉन्ड एंगल को डिफाइन करने के लिए कितने बॉन्ड होने चाहिए, कम से कम 2। और एटम कितने होने चाहिए बॉन्ड एंगल के लिए, 3। और इसमें एटम कितने होने चाहिए, 4। आगे बात समझ में, छापी आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट हम थोड़ी सी बातें करेंगे स्ट्रेन पर। सुलटा दिया क्या, बताइए। सबसे पहले स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट्स ऑल। जब भी किसी मॉलिक्यूल पर आप वर्क करते हैं, जब आप मॉलिक्यूल पर वर्क करेंगे या तो उसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा, उसे आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल देते हैं, या फिर उसके एरिया में चेंज आ जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, एरियल चेंज, या फिर उसकी वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चेंज। क्लियर। तो वो अपने आप तो चेंज आता नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ में अपने आप चेंज आ जाएगा क्या, नहीं, वी हैव टू डू द वर्क, हमें उसको बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। तो उसकी लेंथ को घटाने या बढ़ाने में जब हम उस पर काम करते हैं ना, जो वर्क करते हैं, वही वर्क मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है।
यानी कि जब भी किसी में हम बोलते हैं स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन आने का मतलब है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाना। स्ट्रेन कम हो गया मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो लिखिए स्ट्रेन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्ट्रेन इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्ट्रेन इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का ही क्या है, फॉर्म है। यानी कि स्ट्रेन आने का मतलब एनर्जी बढ़ जाना, स्टेबिलिटी घट जाना। अब हमारे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें दो टाइप से स्ट्रेन आ सकता है। एक आ सकता है आपके सामने टॉर्सनल स्ट्रेन और एक आ सकता है कौन सा, स्टेरिक स्ट्रेन। वन बाय वन इनको ढंग से पढ़ना है। अगर हम बात करना चाहें किसकी, स्ट्रेन की, तो हम स्ट्रेन दो टाइप के यहां पर देखने वाले हैं। कितने टाइप के देखने वाले हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स में बेसिकली हम दो टाइप के देखने वाले हैं। एक हमारे सामने रहेगा टॉर्सनल स्ट्रेन। कैसा रहेगा, टॉर्सनल स्ट्रेन हमारे सामने रहने वाला है। ये देखिए टॉर्सनल स्ट्रेन। अब मैं आपको बताता हूं ये टॉर्सनल स्ट्रेन होता किसकी वजह से है। ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। बॉन्ड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन एक ही एटम पर बने हुए बॉन्ड का रिपल्सन नहीं है। अलग अलग एटम पर बने हुए बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्सन। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, ध्यान से सुनना, मान लीजिए हम इथेन की ही बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इथेन की। तो ये मैंने कौन सी कंफर्मेशन बना दी है इसके अंदर, बताइए, स्टैगर्ड है या एक्लिप्स, एक्लिप्स। क्लियर। ये हमारे सामने फ्रंट कार्बन हो गया, ये कौन सा कार्बन हो गया, बैक। यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को जो रिपल्सन देते हैं, ये वाला जो रिपल्सन है, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो दूसरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सन देते हैं, इसका नाम है टॉर्सनल स्ट्रेन। इसका नाम क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन। ऐसे ही आप बताइए इस बॉन्ड के पीछे कौन सा वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड के पीछे ये वाला बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या देंगे, रिपल्सन। क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स क्या देंगे, रिपल्सन। और इसी का ही नाम क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन। अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं, सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल, तो ये जो टॉर्सनल स्ट्रेन होती है मॉलिक्यूल के अंदर लगभग क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है, फिक्स। आप बताइए बॉन्ड किसी का भी बनाओ, अगर सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड किसी का भी बनाओ, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रहता है ऑलमोस्ट फिक्स। चाहे बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हो, चाहे बॉन्ड, आप बताइए इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं एक बॉन्ड के अंदर, दो। और रिपेल कौन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को जब वो रिपेल करते हैं तो इसे ही हम नाम देते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। ये देखो ये रिपल्सन नहीं है, कभी इन दोनों को रिपेल करने की बात कर रहे हो, ये नहीं है। एक ही एटम पर बने हुए बॉन्ड के बीच में रिपल्सन नहीं है, ये वो अलग होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। वो तो मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड करने में दिक्कत करता है हमें। यहां हमारे सामने नहीं, ये एटम अलग है, वो एटम अलग है। जब ये बॉन्ड उस बॉन्ड के क्लोज आएगा ना, तब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका नाम क्या होता है, टॉर्सनल स्ट्रेन। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको कमाल की बातें यहां पर बताने वाला हूं। जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, और ये रिपल्सन सबसे ज्यादा किस में पाया गया है, एक्लिप्स्ड कन्फर्म, क्या है, एक्लिप्स्ड। ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हो जाएगा, क्यों, डिस्टेंस। तो यहां पर ये लगभग एक बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी 1 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास बढ़ जाती है। 1 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास बढ़ जाती है। अब ये उस पर डिपेंड नहीं करता है, बस बॉन्ड कैसा होना चाहिए, सिंगल। क्लियर। अगर 1 किलो कैलोरी इसकी वजह से बढ़ी तो बताइए इसकी वजह से भी कितनी बढ़ेगी, 1 किलो कैलोरी पर मोल। कितनी बढ़ जाती है, 1 किलो कैलोरी पर मोल। तो सर ये रेड वाले भी तो रिपेल करेंगे, इनकी वजह से भी कितनी बढ़ जाएगी, 1 किलो कैलोरी पर मोल हमारे सामने बढ़ जाती है। तो टॉर्सनल स्ट्रेन जब किसी मॉलिक्यूल में काम करता है तो लगभग 3 किलो कैलोरी पर मोल ये एनर्जी को बढ़ा देता है, मॉलिक्यूल की एनर्जी को। स्ट्रेन आने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाना, स्टेबिलिटी क्या हो जाना, कम हो जाना। लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल किस कन्फर्मेशन में जाता है, स्टैगर्ड में, तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के अंदर इस टाइप की जो स्ट्रेन है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, जीरो। ऑलमोस्ट क्या जाती है, जीरो। अब समझिए इस बात को, ध्यान से सुनिए। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, इसका नाम टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं है। आप जानते हैं
ये आप आईओसी के अंदर पढ़ चुके हैं, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये तो डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री क्या रहने वाली है। ये कह रहा है कि ये फ्रंट कार्बन है, यस, देखो इस पर बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन का। ये बैक कार्बन है, यस, इस पर भी बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन का, यस। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को जो रिपल्सन देते हैं उसका नाम है टॉर्सनल स्ट्रेन, उसका नाम है टॉर्सनल स्ट्रेन। एंड इट इज मैक्सिमम इन इक्लिप्स कन्फर्मेशन, क्योंकि एक्लिप्स कन्फर्मेशन में एटम सबसे क्लोज होते हैं, बॉन्ड सबसे क्लोज होते हैं। जैसे ही आपने घुमाकर क्या बना दिया इसको, स्टैगर्ड। अब देखो इसके सामने कोई बॉन्ड है क्या, नहीं है, क्लियर। जो बॉन्ड है या तो ऐसे निकल गया है या ऐसे निकल गया है, और डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के अंदर टॉर्सनल स्ट्रेन ऑलमोस्ट क्या होती है, 0, और मैक्सिमम किस में होती है, एक्लिप्स कन्फर्मेशन में। तो पहले डायग्राम बनाएंगे फिर आगे लिखेंगे। ये हल्के हल्के डेटा अगर आप अपने दिमाग में छाप लेते हैं ना, तो देखना आपको बहुत सारी चीजें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन कैसे होते हैं, फ्री, नॉट एब्सोल्युटली फ्री। एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी कभी तुमने, बस बोलते रहते हो एनसीईआरटी एनसीईआरटी, पढ़ी नहीं है। हाँ, रूम टेम्परेचर, रोटेशंस अबाउट सिग्मा बॉन्ड आर हिंडर्ड, ऑलमोस्ट फ्री। ये और फेंक दिया। तो टॉर्सनल स्ट्रेन जो होती है, अगर बॉन्ड सारे सिग्मा है तो ऑलमोस्ट क्या रहती है, फिक्स। अगर एक्लिप्स कन्फर्मेशन में कोई मॉलिक्यूल आएगा तो 3 किलो कैलोरी पर मोल, तो उसकी एनर्जी टॉर्सनल स्ट्रेन बढ़ा देगी, क्योंकि एक्लिप्स कन्फर्मेशन में ये क्या मिलती है आपको, मैक्सिमम। क्या मिलती है, मैक्सिमम। स्टैगर्ड में ये मिनिमम, ऑलमोस्ट 0। अगर कोई स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में अनस्टेबल हो रहा है तो टॉर्सनल स्ट्रेन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सुलटा दिया है क्या, लिख दीजिए नीचे। इट इज बॉन्ड पेयर रिपल्सन, इट इज बॉन्ड पेयर रिपल्सन, इट इज बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। It is bond pair repulsion of front carbon hydrogen bonds and back carbon hydrogen bonds, of front carbon hydrogen bonds and back carbon hydrogen bonds, of front carbon hydrogen bonds and back carbon hydrogen bonds। एक ही एटम पर बने हुए बॉन्ड के नहीं, अलग अलग एटम पर, फ्रंट वाले पर और बैक वाले पर जो बने हुए हैं। नेक्स्ट, इट इज मैक्सिमम इन एक्लिप्स, it is maximum in eclipsed conformation, maximum in eclipsed conformation, it is maximum in eclipsed conformation। Next, it is minimum in staggered conformation, it is minimum in staggered conformation, ब्रैकेट में लिखो almost 0, it is minimum in staggered conformation, almost 0, ऑलमोस्ट क्या रहेगा, 0। क्लियर। तो ये तो कहानी हुई हमारे सामने टॉर्सनल। नेक्स्ट जो स्ट्रेन रहता है उसका नाम क्या होता है, आप इसको स्टेरिक स्ट्रेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्टेरिक स्ट्रेन बोल सकते हैं, या इसी का ही दूसरा नाम होता है वंडरवॉल रिपल्सन्स। क्या बोल सकते हैं, वंडरवॉल रिपल्सन बोल सकते हैं। मतलब इसकी वजह से भी मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी। स्टेरिक स्ट्रेन बोल दीजिए या वंडरवॉल रिपल्सन बोल दीजिए। ये जब एक एटम या ग्रुप दूसरे की प्रेजेंस की वजह से रिपल्सन फील करता है, उस सामने स्टेरिक, उसी का नाम होता है वंडरवॉल रिपल्सन। पहले समझिए इसको ध्यान से। मान लीजिए हम उसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किस में बात कर लेते हैं, इथेन। कब लगता है कब नहीं लगता है ये बहुत जरूरी है, अपने को पता ही नहीं होता है। मान लीजिए हमारे सामने कौन सा मॉलिक्यूल है, इथेन। तो यहां पर कौन लगे होंगे, हाइड्रोजन्स। कौन लगे होंगे, हाइड्रोजन्स। मैं इन दोनों हाइड्रोजन, सबसे पहले क्या यहां पर इन दोनों हाइड्रोजन्स में किसी प्रकार का कोई रिपल्सन है क्या, नो, देयर इज नो रिपल्सन।
किसी प्रकार का कोई रिपल्सन यहां पर नहीं है। ये जो साइन में बनाता हूं ना, ये स्टेरिक रिपल्सन के लिए बनाता हूं। किसके लिए बनाता हूं? स्टेरिक रिपल्सन से। क्या ये हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को रिपेल करेगा? नहीं। क्या इसलिए कि हाइड्रोजन की स्मॉल साइज जो होती है वो स्मॉल होती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर 10 एनुलिन में कैसे कर दिया इसने रिपल्सन? मेन बात यह है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। देखिए, आप बताइए, हाइड्रोजन के केस में क्या हम वंडरवॉल रेडियाई कैलकुलेट करते हैं? यस। यहां पर हमारे सामने ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। क्या हैं? दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। अगर अपन बात करना चाहें ये डिस्टेंस कितनी है? डी। तो वंडरवॉल रेडियाई क्या हो जाएगी हमारे सामने? D/2। एग्री करते हो नहीं करते हो? अगर दो हाइड्रोजन एटम्स, मान लीजिए ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये हमारे सामने दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ये L है, एंड दिस L इज ग्रेटर देन D/2। जो डिस्टेंस है ये D है, यानी कि उनकी वंडरवॉल रेडियस है ज्यादा है, देन दे विल नॉट रिपेल ईच अदर। तो वो कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं। आप जानते हैं ना, कभी भी एक ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक फिक्स डिस्टेंस के बाद क्लोज नहीं आ सकते। ये आपने इनऑर्गेनिक के अंदर तबीयत से पढ़ा है। क्लियर? ऐसा ही मामला यहां पर है। अब इसमें कैसे बात करेंगे? देखिए, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो किस पर लगा हुआ है? इस कार्बन पर। ये वाला हाइड्रोजन जो है वो किस पर लगा हुआ है? इस कार्बन पर। लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? तो क्या ये इस डिस्टेंस, नहीं। अगर मान लीजिए मैं बोलूं ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, हाइड्रोजन यहां होगा, एक हाइड्रोजन यहां होगा, ऐसे होंगे कि नहीं होंगे हाइड्रोजन? तो इनके बीच में जो सेपरेशन है वो किस कार्बन सिंगल बॉन्ड के बराबर है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बराबर। ये चाहकर भी आप नजदीक नहीं आ सकते क्योंकि इसका बॉन्ड बना हुआ है। अगर मान लीजिए मैं ये बोल देता हूं जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, क्या है? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की क्या है? बॉन्ड लेंथ। क्या है? बॉन्ड लेंथ। अगर ये बॉन्ड लेंथ हमारे सामने D/2 से क्या आ जाती है? ज्यादा, यानी कि हाइड्रोजन की वंडरवॉल रेडियस से क्या जाती है? ज्यादा, देन दे विल नॉट रिपल ईच अदर। तो हाइड्रोजन के केस में ऐसा ही होता है, यहां पर कोई रिपल्सन होने वाला नहीं है, ना ये हाइड्रोजन इसको रिपेल करेगा। अब देखिए, एक्लिप्स कन्फर्मेशन होते हैं एटम्स, एक्लिप्स कन्फर्मेशन में सबसे नजदीक होते हैं। जब ये अभी एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे हैं तो स्टैगर्ड में तो बात भी मत करना, तो कहां चले जाएंगे? दूर चले जाएंगे। तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई हमारे सामने स्टेरिक स्ट्रेन नहीं है। हमेशा स्टेरिक स्ट्रेन लगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे बात समझ में? लेकिन वहीं पर मान लीजिए हमारे सामने आपने क्या लगा दिया है? दूसरे एटम्स लगा दिए। ध्यान से सुनना, यहां पर अगर अपन बात करें कुछ इस टाइप से, ये अगर अपन बात करें, यहां पर मान लीजिए आपने कौन सा एटम लगा दिया है? क्लोरीन। यहां पर आपने कौन सा एटम लगा दिया है? क्लोरीन। अब बताइए, हाइड्रोजन की तो स्मॉल, क्लियर? क्लोरीन आर लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अब देखो ये जो डिस्टेंस है अब ये छोटी पड़ने लगेगी। ये जो डिस्टेंस है कार्बन कार्बन बॉन्ड की, ये तो फिक्स रहेगी, चाहे तो इस पर हाइड्रोजन लगा चाहे तो इस पर क्लोरीन लगा, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां पर अब ये जो क्लोरीन की वंडरवॉल रेडियाई है उससे कम पड़ने लगती है, और कम पड़ने लगती है तो ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं? रिपेल करना शुरू कर देते हैं। यू गॉट द पॉइंट? तो आपने बहुत सारी बातें पढ़ी होंगी। सबसे पहली बात आपने ये पढ़ी होगी, जो स्टेरिक स्ट्रेन है वो साइज पर डिपेंड करती है, क्योंकि साइज का डायरेक्ट लिंक किससे होता है? वंडरवॉल रेडियस से। किससे होता है? वंडरवॉल रेडियस से। क्या सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर वंडरवॉल रेडियस सेम होती है? नहीं। वंडरवॉल रेडियस हमारे सामने पूरा का पूरा क्या हो जाता है? लिंक हो जाता है। क्या आप इस बात को समझ पाए? एक एटम दूसरे एटम की वजह से जो रिपल्सन फील करता है उसी का नाम होता है स्टेरिक स्ट्रेन, यानी कि स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। अब ये और मैं इतनी दूर बैठे हैं, मुझे कोई क्राउडिंग नहीं है, ये बिल्कुल पास आएगा तो मैं क्राउडिंग फील करने लगूंगा। तो क्राउडिंग एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद काम करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी दिखा क्राउडिंग हो गई है, ऐसा नहीं होता है। तो यानी कि मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी है कि इथेन मॉलिक्यूल के अंदर किसी प्रकार का कोई स्टेरिक स्ट्रेन नहीं होता है। इथेन मॉलिक्यूल के अंदर कोई स्टेरिक स्ट्रेन नहीं होता है।
सुलटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे, फिर कुछ शानदार बातें हम लोग यहां पर करेंगे। एनसीईआरटी में जाएंगे और कुछ खतरनाक कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी का लेवल हल्का नहीं है भाई, बिल्कुल भी मत सोचना कि एनसीईआरटी का लेवल हल्का है। वो जितना लिखता है ना, ऐसा लिखता है कि समझ ना आ जाए, छुपा छुपा के लिखने की कोशिश करता है। हाँ, सुलटा दिया है क्या? लिखिए, दिस इज द रिपल्सन फेल्ट बाई, दिस इज द रिपल्सन, ये रिपल्सन का नाम है। स्ट्रेन मतलब रिपल्सन, सीधी सी बात है। दिस इज द रिपल्सन फेल्ट बाई वन एटम और ग्रुप, दिस इज द रिपल्सन फेल्ट बाई वन एटम और ग्रुप, one atom or group due to the presence of group. This is the repulsion felt by one atom or group presence of other atom or group. दूसरे एटम और ग्रुप की वजह से जो एटम्स आपस में रिपल्सन को फील करते हैं, उसी का नाम क्या है? स्टेरिक स्ट्रेन या वंडरवॉल रिपल्सन भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एटम और ग्रुप, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एटम और ग्रुप, ये एटम या ग्रुप की साइज पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ, नेक्स्ट, इट इज मैक्सिमम इन एक्लिप्स कन्फर्मेशन। कभी भी दो एटम्स और ग्रुप सबसे नजदीक कब आएंगे? एक्लिप्स में। इट इज मैक्सिमम इन एक्लिप्स कन्फर्मेशन, यानी कि एक्लिप्स कन्फर्मेशन को दोनों बर्बाद करने पर उतारू हो चुके हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन भी, स्टेरिक स्ट्रेन भी। It is maximum in eclipsed conformation. Next, it is minimum in staggered conformation. अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्टैगर्ड में ये जीरो ही होगा, किसी के लिए जीरो हो सकता है और किसी के लिए नहीं हो सकता है। जैसे टॉर्सनल स्ट्रेन ऑलमोस्ट क्या रहता है? जीरो, लेकिन इसके बारे में हम ऐसा कमेंट नहीं कर सकते हैं। यू गॉट द पॉइंट? चलिए, अब मैं आपको कुछ शानदार बातें यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप उस डेटा को ध्यान रख सकते हैं तो आप बड़ी आसानी से चीजों को समझ जाएंगे। देखना, मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है इस प्रकार से, फ्रंट कार्बन है, यहां पर कौन है? हाइड्रोजन। फिर अगर अपन बात करना चाहें, ये बैक कार्बन है और ये क्या है? हाइड्रोजन। जब कभी भी हाइड्रोजन के पीछे कौन आएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पीछे कौन आएगा? हाइड्रोजन। तो इसकी वजह से, इसकी रिपल्सन की वजह से मॉलिक्यूल की एनर्जी लगभग 1 किलो कैलोरी पर मोल बढ़ जाएगी। 1 किलो कैलोरी पर मोल बढ़ जाएगी। आप बताइए यहां से आप क्या पूरे रिपल्सन बता दिए? क्या बता दिए? पूरे रिपल्सन। मतलब सर ये तो 1 किलो कैलोरी तो टॉर्सनली बढ़ा देता है, मतलब हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन आएगा तो वो रिपल्सन नहीं करेगा? नहीं, वो रिपल्सन नहीं करेगा। कौन सा? स्टेरिक रिपल्सन नहीं है, ये केवल कौन सा रिपल्सन है? टॉर्सनल स्ट्रेन है। क्लियर? बिल्कुल सही। नेक्स्ट मान लीजिए ये हमारे सामने है फ्रंट कार्बन, यहां पर कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन, और इसके पीछे आपने क्या लगा दिया है? एमी। अब पीछे लगा दो, आगे लगा दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसकी वजह से, इन दोनों की रिपल्सन की वजह से लगभग 1.4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी बढ़ जाती है। 1.4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी बढ़ जाते हैं। इस बार आपको लगा होगा कि स्टेरिक स्ट्रेन रोल में आया है। कौन रोल में आया है? स्टेरिक स्ट्रेन। क्यों? क्योंकि 1 किलो कैलोरी तो टॉर्सनल से बढ़ जाती है, वो तो फिक्स है। अब 0.4 जो बढ़ा है वो जाहिर सी बात है किससे बढ़ा होगा? स्टेरिक स्ट्रेन से बढ़ा होगा। बिल्कुल सही आपने पहचाना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने है फ्रंट, एमी लगा हुआ है। फिर अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने है बैक, यहां पर भी कौन लगा है? एमी। यानी कि मिथाइल के पीछे मिथाइल। ऐसा जब आपको देखने को मिलता है तो वो लगभग 3.4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी बढ़ा देता है मॉलिक्यूल का। एक ऐसा रिपल्सन, एक मिथाइल मिथाइल का जो रिपल्सन है एक्लिप्स कन्फर्मेशन में 3.4 किलो कैलोरी पर मोल बढ़ा देता है। एक मिनट सर, यहां तो कुछ गंभीर बातें हो सकती हैं, बता सकते हो 3.4 को? यस। देखिए सर, मैं बता दूं आपको, 1 किलो कैलोरी पर मोल तो क्या रहा होगा? 1 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसमें कौन सी स्ट्रेन है? टॉर्सनल स्ट्रेन है। कौन सी स्ट्रेन है? टॉर्सनल स्ट्रेन है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो?
और 2.4 किलो कैलोरी, 2.4 किलो कैलोरी पर मोल इसके अंदर कौन सी स्ट्रेन है? स्टेरिक। कौन सी स्ट्रेन है? स्टेरिक स्ट्रेन है। यू गॉट द पॉइंट? यस। अगर मान लीजिए एक मिथाइल के बाजू में मिथाइल आता है, समझना मेरी बात को, ये हमारे सामने मिथाइल है, यहां पर हमारे सामने मिथाइल आता है, इसे बोलते हैं आजू बाजू आना। डाइहेड्रल एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो क्या इनमें रिपल्सन होता है? यस, यहां रिपल्सन होता है, और इस रिपल्सन से मॉलिक्यूल की एनर्जी लगभग 0.9 किलो कैलोरी पर मोल बढ़ जाती है। 0.9 किलो कैलोरी पर मोल इस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है। ये देखो, आप ये नहीं कह सकते कि स्टैगर्ड में टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होगा? जीरो। नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। सॉरी, स्टैगर्ड के अंदर स्टेरिक स्ट्रेन क्या होगा? जीरो। ये कौन सा है? स्टेरिक स्ट्रेन ही तो है, क्योंकि 60 डिग्री पर आप आएंगे स्टैगर्ड बनेगा, और स्टैगर्ड में टॉर्सनल क्या होता है? जीरो। तो पूरा कौन सा है? स्टेरिक स्ट्रेन है कि नहीं है? अब देखना, ये सारी चीजें अगर आपने एक बार दिमाग में डाल ली ना, ये सारी चीजें आने वाली चीजों को एकदम बेहद आसान बना देंगे। अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए आपके सामने ऐसा है, हाइड्रोजन के आजू बाजू कौन आ जाए? हाइड्रोजन। ऐसी कंफर्मेशन आपको दिखाई दे जाए तो इस मॉलिक्यूल की एनर्जी नहीं बढ़ेगी रिपल्सन से। इस मॉलिक्यूल के अंदर किसी प्रकार का कोई रिपल्सन नहीं है, कोई रिपल्सन ना है, ना स्टेरिक ना टॉर्सनल। इसे हम बोलते हैं यहां पर नो रिपल्सन। यहां पर कोई रिपल्सन नहीं है। मैं शानदार बातें आपको बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। नो रिपल्सन। नेक्स्ट ना चाहें, हमारे सामने कुछ ऐसा आ जाता है, यहां पर है H, यहां पर है H, यहां पर है H, बाजू में कौन आ गया? मैं कई बार CH3 लिख दूंगा, कई बार Me लिख दूंगा, कई बार CH3 लिख दूंगा, कई बार Me लिख दूंगा। अगर मान लीजिए आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से आ चुका है, तो यहां पर भी नो रिपल्सन, सेम टू सेम, कोई रिपल्सन नहीं है। यानी कि मिथाइल के आजू बाजू जब हाइड्रोजन होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। क्लियर? ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, सारी सारी गौर से देखना। फिर मान लीजिए अगर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आ जाता है, यहां पर भी है मिथाइल, यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर है हाइड्रोजन, और यहां पर कौन आ जाता है? मिथाइल। अब की बार देखो, मिथाइल मिथाइल के बीच में डाइहेड्रल एंगल कितना है? 180। नो रिपल्सन, किसी प्रकार का कोई रिपल्सन नहीं है। मतलब इन मोलिक्यूल्स की एनर्जी रिपल्सन से नहीं बढ़ी है। देखो, मिथाइल के आजू बाजू हाइड्रोजन हो तो रिपल्सन यही बता दिया नहीं होता है, तो वही तो है, मिथाइल के आजू बाजू हाइड्रोजन, मिथाइल के आजू बाजू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में रिपल्सन होता ही नहीं है। तो यहां पर इन मॉलिक्यूल्स की कोई एनर्जी रिपल्सन की वजह से नहीं बढ़ेगी। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? छापेंगे, फिर हम पर्टिकुलर आएंगे इथेन के ऊपर, और जब इथेन के ऊपर आएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी होंगी। जीओसी का पूरा मॉड्यूल आप सॉल्व करना शुरू कर दें भाई, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं जहां से भी करें। जब तक आइसोमेरिज्म चल रहा है, जीओसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि यहां आप पढ़ लोगे उसके बाद रिवाइज करने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब ये खत्म हो जाएगा तब इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो शुरू कर देना, ताकि आपको ये पता चले कि कौन सी चीज समझ में आई और कौन सी नहीं आई। अब जब आप खुद से जीओसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, दो के बीच में डिफरेंस क्लियर होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर होने लगेगी। तो कुछ क्वेश्चंस अपने, कुछ अगर आपके पास लास्ट ईयर की नोटबुक है, उठा के उन क्वेश्चंस को क्या करना शुरू कर दें? सॉल्व करना शुरू कर दें। जो भी अगर आपके पास कुछ लिटरेचर अवेलेबल है कहीं से भी, तो जीओसी के क्वेश्चन करने लगे। कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो सबसे पहले ये देखना है क्या ये अपने नीट में है या नहीं है। नीट में नहीं है तो साइड में जाने दो, है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और नीट के एग्जाम के लिए अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि यही होगा बोलना बहुत गलत है, क्योंकि हमें कई बार ऑप्शन के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे इस बार भी एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वाला।
सुलटा दिया क्या? अब उल्टा है क्या? चलिए अब हेडिंग लगा देंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इनफैक्ट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कोई आइसोमर नहीं होते हैं, हम कभी भी इनको आइसोमर नहीं बोलते हैं, लेकिन अब इनको पढ़ना तो ऐसे पड़ता है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एकदम अलग ही चलता है। कभी भी इनको स्टीरियो के अंदर टोटल स्टीरियो जब भी काउंट करने हो काउंट नहीं करना है। ये एक ही मॉलिक्यूल की डिफरेंट शेप्स होती है, एक ही मॉलिक्यूल की डिफरेंट शेप्स होती है, और ये तो इनफाइनाइट होते हैं। फिर तो हर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा कि नहीं आएगा? कभी काउंट नहीं करना इनको। लिखिए डिफरेंट शेप्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, अंडरलाइन द वर्ड ए मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल क्या है? सेम। डिफरेंट शेप्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, different shapes of a molecule obtained by different shapes of a molecule obtained by rotating it about sigma bond. Different shapes of a molecule obtained by rotating it about sigma bond are known as conformations. Are known as conformations. Are known as conformations. Different shapes of a molecule obtained by taking rotation about sigma bond are known as oblique conformers. कई बार conformation बोल देते हैं, कई बार क्या बोल देते हैं? conformers, oblique rotamers. oblique rotamers यानी कि जो रोटेशन से बने हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रोटामर्स। कन्फॉर्मेशंस बोल दीजिए आपके लेवल पर, कन्फॉर्मर बोल दीजिए, रोटामर बोल दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नेक्स्ट, a molecule can have infinite number of conformations. A molecule can have infinite number of conformations. एक मॉलिक्यूल की कितनी कन्फर्मेशन हो सकती है? इनफाइनाइट। आप सिग्मा बॉन्ड पर घुमा घुमा के जितना बनाना चाहते हैं बना लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। A molecule can have infinite number of conformations. Next, two conformers cannot be separated. Two conformers cannot be separated. Two conformers cannot be separated at room temperature. Two conformers cannot be separated at room temperature. ब्रैकेट में लिख दो, they are interconvertible. ब्रैकेट में लिख दीजिए, they are interconvertible. अब ये नहीं लिखवाऊंगा they are not true isomers, they are false isomers. आइसोमर ही नहीं, झंझट ही खत्म करो, रियलिटी को जानो ना, ये आइसोमर ही नहीं है। कभी भी मान लीजिए आप किसी केमिस्ट की शॉप पर चले गए और आपने बोला कि भैया 1 मोल क्या दे दो? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन दे दो इथेन की। क्या दे दो? 1 मोल इथेन की क्या दे दो? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो वो आपको बोलेगा आपको रास्ता याद है, या मैं आपके गूगल मैप पे डाल के दूं वापस जाने का? क्योंकि कन्फर्मेशंस कभी सेपरेट नहीं होती हैं, इनफैक्ट वो मॉलिक्यूल ही अलग नहीं होते हैं। ये मान लीजिए हमारे सामने है, ध्यान से सुनना, हम इथेन पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? इथेन पर हम बात करते हैं। ये हमारे सामने इथेन मॉलिक्यूल दिया हुआ है। आप बताइए ये इथेन की ही कौन सी कन्फर्मेशन है? एक्लिप्स्ड। ये हमारे सामने इथेन की कौन सी कन्फर्मेशन है? एक्लिप्स्ड। ये एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन किसके अंदर कन्वर्ट होती रहती है? स्टैगर्ड। ये देखिए, ये हमारे सामने इथेन की कौन सी कन्फर्मेशन बनकर आ गई है? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बनकर आ गई है। इथेन की स्टैगर्ड और एक्लिप्स कन्फर्मेशन एक दूसरे के अंदर रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं। आप कभी भी ऐसे यूं आइसोलेट नहीं करके ला सकते कि ये लो एक्लिप्स, वो तुरंत स्टैगर्ड में बदल चुकी होगी। स्टैगर्ड किस में बदल चुकी होगी? एक्लिप्स में। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे क्या ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं? नहीं,
यही मॉलिक्यूल कभी इसमें कन्वर्ट हो जाता है, कभी वापस इसमें आ जाता है। तो ये हमारे सामने क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, सेम या डिफरेंट? ये है होमोमर्स। क्या है, होमोमर्स। आपस में होमोमर्स बोल दीजिए और क्या बोल दीजिए, आइडेंटिकल। कल आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू कंपाउंड? ये सेम कंपाउंड है, होमोमर है, आइडेंटिकल है। कभी भी कंफर्मेशन के बदलने से कंपाउंड नहीं बदलता है, कभी भी कंफर्मेशन के बदलने से कंपाउंड नहीं बदलता है, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से बनते हैं और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। क्या सर हम इनका इंटर कन्वर्जन रोक सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनको इंटर कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है। अब चाहकर भी नहीं रोक सकते इसको इंटर कन्वर्ट होने से। तो नेक्स्ट कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन लीजिए, आ गए एनसीईआरटी पर। कंफर्मेशनल एनालिसिस, कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। देखिए मैं आपको कंफर्मेशन पहले दो तरीके से पढ़ाया करता था, एक सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से और एक फ्लिपिंग से। मैं खुद पढ़ाता था, लेकिन इस बार मैंने उड़ा दिया है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बेस चल रहा हूं टोटली। आपने बोला है सर एनसीईआरटी पढ़ाओ, तो एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाएगी। जो बात एनसीईआरटी में नहीं है समझो मुझे आती नहीं है। बहुत मुश्किल होता है आते हुए चीज को कंट्रोल करना, बहुत मुश्किल होता है। जब आप सच्चाई जानते हो और आप बोल ना पाओ तो घुटन महसूस होती है। मास्टर को कई बार कोई बाहर आके मेरे को ज्ञान दे जाता है ना, तो मुझे लगता है कि कल तो फिर मेरे को क्लास में हाथ खोलने ही पड़ेंगे, पर लगता है एक की वजह से सारे सुलझ जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। अभी इनको पता नहीं है कि सिलेक्शन का तरीका अलग होता है। फॉर सिलेक्शन बी सेलेक्टिव, सिंपल सी बात है। क्लियर? सुलटा दिया है क्या? अब देखना, इथेन की कंफर्मेशनल एनालिसिस पर हम बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी की पहली 3 लाइनें बहुत खतरनाक हैं। जो आपके कंफर्मेशंस लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसमें पहली 3 लाइनें ही एनसीईआरटी की बहुत खतरनाक है, बहुत कातिलाना है। तुमने आज तक उनको पढ़ा भी नहीं, अंडरलाइन करने की तो बात ही छोड़ देना। तुमने केवल वो अंडरलाइन किए हैं जो क्वेश्चंस आ चुके हैं कि ये यहां से आया, ये यहां से आया, यहां से आया। आने वाले क्वेश्चन पर आप कभी बात नहीं करते हैं, समझना मेरी बात को। मान लीजिए ये हमारे सामने कौन सा मॉलिक्यूल है, इथेन। ध्यान से सुनते रहना। इथेन मॉलिक्यूल में हमें क्या करना है, इसकी कंफर्मेशंस बनानी है। और कंफर्मेशंस कैसे बनती हैं? कंफर्मेशंस आपके लेवल पर बनती हैं बाय टेकिंग रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड पर हमें क्या लेने पड़ेंगे, रोटेशन। देखिए सिग्मा बॉन्ड की खास बात है कि आप उस पर रोटेशन ले सकते हैं विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग। सिग्मा बॉन्ड पर आप रोटेशन ले सकते हैं विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग, बट नॉट ऑलवेज। मतलब ले सकते हैं आप। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि आप सिग्मा पर रोटेशंस ले लें विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग, लेकिन हर सिग्मा पर नहीं। अगर वो सिग्मा रिंग का है तो नहीं होगा। क्लियर? बहुत सारे आप बिना बॉन्ड तोड़े नहीं ले सकते, लेकिन यहां पर आप बॉन्ड तोड़े बिना रोटेशन ले सकते हैं। और आप जानते हैं ये ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि जब आप इस सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेते हैं तो हमारे सामने क्या रहता है, नो चेंज, नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ, नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ। क्लियर? उसके अलावा अगर अपन बात करना चाहें, नो चेंज इन बॉन्ड स्ट्रेंथ, इन बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, बॉन्ड लेंथ नहीं बदल रही तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कहां से बदलेगी? कौन बदलेगा? केवल डाइहेड्रल एंगल। नो चेंज इन बॉन्ड एंगल। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि बॉन्ड एंगल कभी नहीं बदलता है जब आप रोटेशन लेते हैं, वो डाइहेड्रल एंगल होता है जो बदलता है। नो चेंज इन बॉन्ड एंगल, नो चेंज इन बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल भी हमारे सामने नहीं बदलता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, नो चेंज इन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, नो चेंज इन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। है जिसको आप ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब नहीं होता है। केवल और केवल क्या बदलता रहता है, डाइहेड्रल एंगल कीप चेंजिंग, डाइहेड्रल एंगल कीप चेंजिंग। जो डाइहेड्रल एंगल है वो क्या रहता है, बदलता रहता है जैसे जैसे आप रोटेशन लेते हो। मुझे इन सारे सवालों का जवाब चाहिए कि यहां पर बताइए बॉन्ड लेंथ में चेंज क्यों नहीं होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ में चेंज क्यों नहीं होता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 4 कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा बॉन्ड में उसमें चेंज क्यों नहीं होता है व्हेन यू टेक रोटेशन अबाउट द सिग्मा बॉन्ड।
व्हेन यू टेक रोटेशंस अबाउट द सिग्मा बॉन्ड। कौन एक्सप्लेन करेगा? अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो पहले 4 लाइनें पढ़ लीजिए, तभी अच्छे समझा दिया एनसीईआरटी ने। और एकदम पूरा किस लेवल पर गया है? एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल लिख रखा है। क्या लिख रखा है? मोलिकुलर ऑर्बिटल। कि मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज सिमेट्रिक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, आउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इस पर कभी ध्यान आपका गया ही नहीं है। ध्यान गया भी होगा तो समझ नहीं पाए, क्योंकि बातें किसकी हैं? एमओटी की हैं। बातें किसकी हैं? एमओटी की। एनसीईआरटी एनसीईआरटी कहते रहते हैं, एनसीईआरटी का नाम जपने से एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है भाई। सुनना मेरी बात को ध्यान से, छापने में तुम्हारी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। मान लीजिए कि हमारे सामने कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है? पी। तो ये मान लीजिए माइनस है और ये कैसा है? प्लस। अगर मैं इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवा दूं, प्लस को प्लस से और माइनस को ऐसा रख दूं, तो बताइए ये कौन सा बनकर आएगा हमारे सामने? कौन सा बनकर आएगा? सिग्मा। कौन सा बनकर आएगा? सिग्मा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अगर ये हमारे सामने सिग्मा बनकर आया, कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? ये कौन सी हो रही है? एंड टू एंड हो रही है कि नहीं बोल रही है? तो यहां पर जब आपके सामने बनकर आएगा, प्लस प्लस के मिलने से क्या बन जाएगा? ये बड़ा बना कि नहीं बनेगा? ऐसा। तो ये तो हमारे सामने क्या बनेगा? प्लस। इधर कौन रहने वाला है? माइनस। इधर भी कौन रहने वाला है? माइनस। बताइए ये जो आपके सामने बनकर आया, ये क्या बनकर आया है? सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या बनकर आया है? सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये एनसीईआरटी लिखती है, मैं नहीं लिखता हूं। कभी बाद में बोलोगे सर एमओटी पढ़ाना शुरू कर दिया है। देख ले, तेरी पहली 2 लाइनों में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल। अगर मैं अपनी तरफ से बोलता तो मैं तो बोलता सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या बनकर आया है? सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग दोनों सिमेट्रिकल होते हैं अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये देखिए, अगर अपन बात करें, ये एटम एक कार्बन का है, ये सॉरी न्यूक्लियस एक कार्बन का है और ये न्यूक्लियस दूसरे कार्बन का है। ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल। आप देखिए, जितना आपको इधर दिखाई दे रहा है उतना ही आपको वहां दिखाई देगा, जितना इधर दिखाई दे रहा है उतना ही वहां दिखाई देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर है, this is symmetrical about the internuclear axis. When you take rotation about this sigma bond, when you take rotation about this sigma bond, तो इस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई चेंज नहीं आता। और चेंज ना आने का कारण है इसकी सिमेट्री। चेंज ना आने का कारण इसकी सिमेट्री। यह सिग्मा बॉन्ड की खास बात होती है। लेकिन ऐसा आप पाई बॉन्ड में नहीं कर सकते। रोटेशन लेने की कोशिश की तो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इनफैक्ट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है अगर आपने रोटेशन लेने की कोशिश की। तो ये सिग्मा बॉन्ड जो आपके सामने होता है वो लगभग ऐसा होता है। ये देखिए, ऐसे मॉलिक्यूल घूम सकता है, आप इस पर रोटेशन ले सकते हैं, ये बॉन्ड नहीं टूटता है और इसके ड्यूरिंग इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में भी चेंज नहीं आता है। तो खास बात हमारे सामने क्या है? खास बात यह है कि सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल या सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल की अगर अपन बात करना चाहें, मोलिकुलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल। इज सिमेट्रिकल। कैसा होता है? सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारे सामने ये रहता है सिमेट्रिकल। यू गॉट द पॉइंट? ये होते हैं आने वाले क्वेश्चन। पहले आपसे ये पूछा है क्या, फिर आपसे ये पूछेगा चेंज क्यों नहीं होगा। ये है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, फेंकेगा और समेट के ले जाएगा। वहां पर अगर तुमने सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल भी सुन लिया ना, फैल जाओगे ऐसे कि एमओटी की बात कर रहा है, एनसीईआरटी कर रहा है, मैं क्या करूं? कौन कर रहा है? एनसीईआरटी। छापिए, आगे बढ़ूंगा। कहीं पर हल्का लेवल नहीं है। इथेन में जितना एनसीईआरटी ने लिखा है ना, हर बुक ने उतना ही लिखा है, कहीं नहीं छोड़ा उसने इथेन को पीछे। खतरनाक लेवल पर लिखा है भाई। सिग्मा बॉन्डिंग हो चाहे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो, दोनों ही सिमेट्रिकल होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं? सिमेट्रिकल।
सुलटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। तुम बोले आइसोमेरिज्म आते सारे राक्षस ही जमे बैठे हैं। आइसोमेरिज्म तो मत पढ़ाओ, आइसोमेरिज्म तो हमें आता है और फिर भी सारे यही जमे बैठे हैं। लुभाने के लिए आउट ऑफ बॉक्स जाकर मैं कुछ पढ़ा रहा हूं। आउट ऑफ बॉक्स जाकर पढ़ाना बंद कर चुका है, क्योंकि अब आने वाले टाइम में डिमांड उसी की होगी जो एनसीईआरटी पढ़ाएगा। बट एनसीईआरटी इतनी हल्की है नहीं। चलिए, सुलटा दिया क्या? अब हम इथेन की बहुत सारी बातें जानना चाहेंगे, वन बाय वन, एक एक चीज डिटेल में यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। इसको साफ कर दो, अब एनसीईआरटी में देख लेना, एज इट इज लिखा हुआ है। चलिए, अब अपन इथेन की डिफरेंट कन्फर्मेशंस ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, स्टार्ट करते हैं कहां से? एक्लिप्स से। नीट 2021 में यहां से क्या बना? क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था। क्या हुआ? नहीं दे, एक आंसर था और सही दिया था नीट ने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया था। अभी आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहां से स्टार्ट करना है? एक्लिप्स कन्फर्मेशन से। मेरे साथ के साथ स्टार्ट करेंगे। ये हमारे सामने कौन सी कन्फर्मेशन है? एक्लिप्स्ड। ये देखिए कौन सी कन्फर्मेशन है? एक्लिप्स्ड। राइट नाउ द डाइहेड्रल एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर? अगर अपन पूछे हमसे कि बताइए डाइहेड्रल एंगल कितना होगा, तेरा मन करे ना उतना घुमा ले, एक्लिप्स में डाइहेड्रल एंगल 0 ही आएगा। इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। डाइहेड्रल एंगल होता है फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और 0 दिखाई देता रहेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था उसका, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए, ये हमारे सामने इथेन है, गौर से देखो कौन सा मॉलिक्यूल है? इथेन। अब हम इसको डाइहेड्रल एंगल पर कुछ फिक्स एंगल से घुमाएंगे। हम इसको 60 के डाइहेड्रल एंगल से घुमाते हैं। 60 के डाइहेड्रल एंगल से। क्या केवल 60 से ही घुमाया जा सकता है? नहीं, तेरा मन करे तो 0.0011 से घुमा, जितना घुमाना चाहता है घुमा। इसीलिए तो क्या बोला गया है कि इसकी इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस बनती है। क्या बनती है? इनफाइनाइट। ऐसे धीरे 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 घुमाता रहा, बैठ के बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन तू 360 तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर मॉलिक्यूल को सिग्मा बॉन्ड पर घुमाकर अलग अलग शेप देनी है आपको, तो वो इनफाइनाइट शेप्स ले सकता है। इसीलिए मॉलिक्यूल की इनफाइनाइट कन्फर्म। बट हमें एक पर्टिकुलर एंगल पर घुमाना है। कितने के डाइहेड्रल एंगल पर घुमाते हैं? 60 डिग्री। कोई बताएगा हम 60 डिग्री पर ही क्यों घुमाते हैं? क्योंकि 60 डिग्री पर हमें एक्सट्रीम केसेस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एक्सट्रीम केसेस। या तो जो हमें मिलेगा वो हाईएस्ट एनर्जी का मिलेगा, या जो हमें मिलेगा वो लोवेस्ट एनर्जी का मिलेगा। एक्सट्रीम केस मिलते हैं, बाकी इन बिटवीन रहेंगे। या तो उनकी एनर्जी उनसे ज्यादा रहेगी या एक से कम रहेगी, इन बिटवीन का मिलते हैं। हाईएस्ट और लोवेस्ट एनर्जी के जो हमें मिलेंगे वो 60 डिग्री के डाइहेड्रल एंगल पर ही मिलते हैं। इसीलिए हम मॉलिक्यूल को 60 डिग्री से घुमाने की कोशिश करते हैं। क्लियर? अब देखना, ये हमारे सामने कौन सा कन्फर्मेशन है? एक्लिप्स है कि नहीं है? फिर मैंने इसको कितने से घुमाया? 60 डिग्री से। ये कौन सा बन गया है? स्टैगर्ड। ये देखो वापस, ये कौन सा है? एक्लिप्स। गौर से देखते रहना, ये कार्बन ब्लैक है, सारे व्हाइट हाइड्रोजन हैं। मैंने 60 से घुमाया, कौन सा बन गया है बताइए? फिर 60 से घुमाया, कौन सा बन गया है? रुक, इस एक्लिप्स में, इस एक्लिप्स में, और अगर अपन एक्लिप्स में, तेरे को कोई फर्क नजर आया? इस एक्लिप्स में और इस एक्लिप्स में कोई फर्क नजर आया? यहां भी हमें 0 डिग्री दिख रहा है हाइड्रोजन के बीच में, और वहां भी क्या दिख रहा था? 0। इसलिए नीट ने आंसर दिया 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऑल द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन आर इक्विवेलेंट। ऑल द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन आर इक्विवेलेंट। क्लियर? अब वापस से देखेंगे, ये 0 डिग्री डाइहेड्रल एंगल क्या है? एक्लिप्स्ड। 60 पर क्या बनेगा? स्टैगर्ड। फिर 60 घुमाया, क्या बनेगा? एक्लिप्स। फिर 60 घुमाया, क्या बनेगा? स्टैगर्ड। फिर 60 घुमाया, क्या बनेगा? एक्लिप्स। फिर 60 घुमाया, क्या बनेगा? स्टैगर्ड। फिर 60 घुमाया, क्या बनेगा? एक्लिप्स। इसीलिए हम 60 के डाइहेड्रल एंगल पर घुमाते हैं। तो सर या तो एक्लिप्स बनेगा या स्टैगर्ड। क्या उसके बीच में जैसे ये वाली कन्फर्मेशन नहीं बनेगी? यस, इसको हम बोलते हैं स्क्यू कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं? स्क्यू। यानी कि स्टैगर्ड और एक्लिप्स को छोड़कर जो भी कन्फर्मेशंस बनेंगी, हम उन्हें स्क्यू कन्फर्मेशन का नाम देने वाले हैं।
देखिए समझने के लिए हम इस हाइड्रोजन पर सर्कल करेंगे। क्या करेंगे? सर्कल। ये देखिए, मान लीजिए मैंने इन हाइड्रोजन के ऊपर सर्कल किया है, क्योंकि अगर मैं सर्कल नहीं करूंगा ना तो आपको कद्दू समझ में नहीं आएगा, सारी एक जैसी दिखेंगी। तो मैंने जानबूझकर इस पर सर्कल किया है और हमें इसको 60-60 करके 360 तक घुमाना है। कहां तक घुमाना है? 360 तक घुमाना है। क्लियर? देख लीजिए और हो जाइए शुरू। घुमाने में आप लोग वैसे भी क्या हैं? एक्सपर्ट। अकाल पड़ गया है क्या? बस बस बस, अपने दुख मत बताना, मेरे पास अपने ही बहुत है। बेटा एक ही दुख नहीं होता है जिंदगी में, तुम्हारा लेकर देकर एक ही दुख है बस, हमारे पास बहुत सारे हैं। ये एक्लिप्स, बताइए ये कौन सा बन गया है? स्टैगर। अगर मैं इन हाइड्रोजन्स को थोड़ी देर में देखना सर्कल हटा दूंगा तो आपको कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। घुमाना शुरू करेंगे। थीटा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर? 60 डिग्री। फिर घुमा दीजिए। इंटर कन्वर्टेबल का साइन लगा हुआ है, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे, आप चाह कर भी नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते सर? हम कितनी भी चाहत रखे तब भी नहीं रोक पाएंगे। नहीं, क्यों? मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है, और रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल है तो आप रोक नहीं सकते। बताइए थीटा इज इक्वल टू यहां पर कितना रहेगा? 120 डिग्री। कितना रहेगा? 120 डिग्री, है कि नहीं है? एक बार सोच, अगर मैंने यहां से ये हटा दिया, ये ले, और यहां से भी ये सर्कल हटा दिया, अब बता पहले में और तीसरे में तेरे कोई फर्क नजर आया? अगर मैं पहला दिखाऊं तो बोलेगा डाईहेड्रल एंगल 0, मैं दिखाऊं डाईहेड्रल एंगल 0, क्योंकि इसमें सारी इक्विवेलेंट बनकर आती हैं एक्लिप्स्ड, और सारी स्टैगर्ड भी क्या बनेंगी? इक्विवेलेंट। तो इनफैक्ट इथेन के अंदर डाईहेड्रल एंगल 2 ही होते हैं, या तो 0 डिग्री या 60 डिग्री। क्लियर? लेकिन 0 और 60 के अलावा कभी दे तो भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैं सारा। तो ये लीजिए, यहां पर मैंने वापस से सर्कल कर दिया है, साथ के साथ घुमाएंगे, बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा। जैसे ही मैं बंद करूंगा वैसे ही डिस्कस करना शुरू करूंगा, तो आप दनादन घुमाते जाइए। एक बार घुमाओगे स्टैगर्ड, फिर क्या बनेगा? एक्लिप्स्ड। फिर से क्या बन जाएगा? स्टैगर्ड। और इसीलिए तो मैं कह रहा था कि यहां एक्सट्रीम केसेस मिलते हैं, एक्सट्रीम केसेस। थीटा इज इक्वल टू यहां पर कितना हो चुका हमारे सामने? 180 डिग्री। ये हमारे सामने बनकर आ गया है स्टैगर्ड। क्या बनकर आ गया है? स्टैगर्ड। फिर से घुमा दीजिए सर, कितने से? 60 डिग्री के एंगल से। लीजिए, आपने बोला और हमने घुमा दिया। अगर 60 डिग्री से घुमा दिया तो ये हाइड्रोजन यहां पहुंच जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां पहुंच जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां पहुंच जाएगा। क्लियर? ये कौन सा बनकर आ गया है? वापिस से हमारे सामने एक्लिप्स्ड बनकर आ गया है। क्या बनकर आ गया है? एक्लिप्स। सर फिर से घुमा दीजिए 360 से। थीटा बताइए यहां पर 240 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 240 डिग्री, 240 डिग्री या 120 डिग्री। टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है ना, सेल्सियस याद रहता है। हाँ, रायते का भी असर हो सकता है, तुम्हारी संगत का भी असर हो सकता है, तो में रहोगे वैसे ही हो जाओगे। बुजुर्ग लोगों में अलन वालों ने भेज रखा है स्टैगर। सोच मेरी भी बूढ़ी हो गई तुम्हारी तरह। एंथुज वालों को पढ़ा, इतने एनर्जेटिक रहते, होगा यस सर, नहीं होगा नो सर, पहले बताना पड़ता उनको। नहीं होगा तो बोलेंगे नो सर, होगा यस सर, पूरा एनर्जी रहता है। और इधर इधर मास्टर चाहे चिल्ला चिल्ला के बेहोश क्यों ना हो जाए, बच्चे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद उठेगा, पढ़ाएगा। जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाएगा, वो पढ़ाएगा, परेशान नहीं होना है। चलिए, पैसे लिए हैं भाई इसने अपन से, क्या लिए हैं? पैसे। इसका खून पी जाएंगे अपन। अबे तुम्हारे तो बहुत कम आए हैं, तुमने वैसे 20-25 दिए हैं, उसमें से केमिस्ट्री के सेम तो बहुत ही कम आए, और तुम वो सारे मुझसे वसूलना चाहते हो कि तेरे हिस्से के तो दे दे, बाकी मैं देख लूंगा। ये देखिए, ये हमारे सामने बनकर आ गए वापिस से एक्लिप्स्ड। थीटा यहां पर बताइए, थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा? 300 डिग्री या -60 डिग्री। यहां पर कितना आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 360 डिग्री। देखिए मैंने माइनस में भी लिखा है, माइनस का मतलब मैंने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया उसको। कैसे मेजर किया है? एंटी क्लॉकवाइज। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन छोड़ा तो समझ लीजिए आपको सुलटाएगा। सीधी सी बात है, ऑप्शन छोड़ा मतलब सुलटा के जाएगा वो।
तो ये हमारे सामने बनकर आ गए हैं। अब गौर से देखो, पहले आप पूरा बना लो ढंग से, पूरा ढंग से बना लो। ये हमारे सामने है कौन सी कन्फर्मेशन? एक्लिप्स्ड। और इसके घुमाने से कौन सी कन्फर्मेशन बन जाती है? स्टैगर्ड। इसमें सारी एक्लिप्स कन्फर्मेशन आपस में इक्विवेलेंट है और सारी स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस आपस में कैसी हैं? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है आइडेंटिकल इन एनर्जी। इक्विवेलेंट का मतलब है आइडेंटिकल इन एनर्जी। अगर मैं सर्कल गायब कर दूं ना, तो कोई दो एक्लिप्स में तुम फर्क नहीं बता सकते और कोई दो स्टैगर्ड में फर्क नहीं बता सकते। इसीलिए नीट ने किया चोट कि बताइए डाइहाइड्रल एंगल इथेन में क्या होगा? या तो 0 या 60, या तो 0 या 60। एक्लिप्स के पूछे तो 0 और स्टैगर्ड का पूछे तो 60। 60 ऑप्शन में ना दे तो फिर हमें आगे भी सोचना पड़ेगा, वरना तो यही दो रहने वाले हैं। बताइए इसके अंदर इन दोनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना है? कोई भी दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ले लीजिए, थीटा इज इक्वल टू 0, और यहां पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में थीटा इज इक्वल टू कितना है? 60। तो अब ये पूछा है, कल ये पूछ लेगा कि बताइए स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में कितना है डाइहाइड्रल एंगल? 60। कौन सा रहने वाला है? 60। क्या आप आखिरी तक पहुंच गए? अब मैं इनमें से सबसे सर्कल गायब करता हूं, देखना मैं इन सब में से क्या गायब करता हूं? सर्कल। और आप बोलोगे सर आपने फालतू मेहनत की है, सारे तो एक जैसे बना दिए, एक्लिप्स सारे एक जैसे, स्टैगर्ड सारे एक जैसे। ये देखो जैसे ही मैं इनसे सर्कल गायब करता हूं आपको रियलिटी का एहसास होने लगेगा। जैसे ही मैंने सर्कल गायब किया, अब आप दो स्टैगर्ड को देखो और दो एक्लिप्स को देखो, कोई फर्क नजर आ रहा है क्या? कोई भी फर्क नजर आ रहा है तो बताओ मुझे। एक्लिप्स सारी एक जैसी दिख रही है, स्टैगर्ड दिख रही है एक जैसी। ये लो, आप बोलोगे सर फालतू में एक ही बार बार बना रखा आपने तो, लेकिन हमने सर्कल लगाकर बताया है, घुमाकर मॉलिक्यूल को दिखाया है, वरना आपको पता नहीं चलता। तो डाइहाइड्रल एंगल 0 डिग्री, डाइहाइड्रल एंगल कितना रहेगा? 60 डिग्री। यानी कि जितनी भी आपके सामने एक्लिप्स कन्फर्मेशन बनकर आएंगी दे आर ऑल आर इक्विवेलेंट, और जितनी भी स्टैगर्ड बनकर आएंगी वो भी क्या होंगी? इक्विवेलेंट। लेकिन स्टैगर्ड और एक्लिप्स आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। स्टैगर्ड और एक्लिप्स आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। आप बताइए क्या इसमें कोई रिपल्सन है? नो, देयर इज नो रिपल्सन। क्या यहां कोई रिपल्सन होगा? यस, देयर विल बी ओनली टॉर्सनल स्ट्रेन, क्योंकि हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन कभी उसको स्टेरिक रिपल्सन नहीं देता है। यू गॉट द पॉइंट? ये दोनों कंपाउंड मैंने डिफरेंट लिखे हुए कि सेम सेम कंपाउंड है, एक ही मॉलिक्यूल की दो शेप है। इनको क्या बोलते हैं हम? होमोमर्स। क्या बोलते हैं? होमोमर्स। तो पहला आप इतना छापेंगे फिर आगे बढ़ूंगा। All eclipse conformations are equivalent. Equivalent means they are identical in energy. All eclipse conformations are equivalent. इथेन की बातें चल रही हैं ये। All eclipse conformations are equivalent. All eclipse conformations are equivalent. हाँ या ना? Next. All staggered conformations are equivalent. All staggered conformations are equivalent. क्या एक्लिप्स और स्टैगर्ड आपस में इक्विवेलेंट हैं? नहीं। इक्विवेलेंट का मतलब सेम एनर्जी के, आइडेंटिकल एनर्जी के, और एक्लिप्स की एनर्जी नो डाउट स्टैगर्ड से क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? चलिए ये हमारे सामने बनकर आ गया है। अब हम इनका एक बार पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। मान लीजिए ये हमारे सामने इथेन मॉलिक्यूल है एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एब्सोल्यूट एनर्जी, वी आर इंटरेस्टेड इन रिलेटिव एनर्जी। यहां पर पोटेंशियल नहीं पता इस मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है, हमें मतलब भी नहीं है। हमें यह देखना है कि स्टैगर्ड के पास और एक्लिप्स के पास में जो एनर्जी है उनके बीच का गैप कितना है, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। देखिए जब मॉलिक्यूल एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से दूसरी स्टैगर्ड में जाता है तो उसको एक बार बीच में एक्लिप्स से निकलना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ये हमारे सामने कौन सी कन्फर्मेशन है? गौर से देखो, स्टैगर्ड है। अब मुझे स्टैगर्ड से कहां जाना है? दूसरी स्टैगर्ड में। ये एक है, दूसरी स्टैगर्ड में जाऊंगा तो आप बताइए एक बार मुझे कहां से निकलना पड़ेगा? एक्लिप्स। और एक्लिप्स में रिपल्सन्स क्या है? ज्यादा। और बिना इस रिपल्सन को ओवरकम किए आप रोटेशन नहीं ले सकते। तो आपको लगता होगा कि सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन फ्री होते हैं, बट सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशंस एब्सोल्युटली फ्री नहीं होते हैं, दे आर हिंडर्ड। आप जानते हैं ना, जैसे जैसे इधर आएगा तो बॉन्ड क्या करने लगेंगे? रिपेल
अगर रिपल्सन है तो रिपल्सन के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। आपके घर से कुछ नहीं लगा, इसलिए आपको लगा फ्री है। जैसे नंबर ऑफ रिएक्शंस कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर, इफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट रूम टेम्परेचर इट डजंट मीन दैट एक्टिवेशन एनर्जी जीरो। क्या इसका मतलब यह है कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है? नहीं, वो एक्टिवेशन एनर्जी रूम टेम्परेचर पर क्या होगी, अवेलेबल होगी। यू गॉट द पॉइंट? तो देख, से दूसरी स्टैगर्ड में जाने के लिए बीच में कहां से निकलना पड़ेगा, एक्लिप्स। एक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा होती है, फिर कहां पहुंच जाएगा, स्टैगर्ड। तो मोलिक्यूल को पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो एक्लिप्स में पहुंच सके। और मैं आपको बता रहा हूं ये कितना हमारे सामने रहेगा। ये देखिए एक स्टैगर्ड है, एक स्टैगर्ड से दूसरी स्टैगर्ड में मोलिक्यूल इस प्रकार से घूम के आएगा। हालांकि आपको दोनों स्टैगर्ड के बीच में कोई फर्क नजर आने वाला नहीं है। आप इस हाइड्रोजन पर फोकस करो, इस हाइड्रोजन पर। मैंने इसको कैसे घुमाया है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाया है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सर्कल वाला हाइड्रोजन यहां मिलेगा, ये लो, ये सर्कल वाला हाइड्रोजन यहां मिल गया। अगर मैं सर्कल हटा दूं दोनों से तो बताओ तुम्हें कोई फर्क नजर आएगा क्या? इसमें भी डाईहेड्रल एंगल कितना है, 60, और उसमें भी कितना है, 60, बिकॉज ऑल स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस आर इक्विवेलेंट। लेकिन इनको बीच में कहां से निकलना पड़ेगा भाई लोगों, एक्लिप्स से निकलना पड़ेगा। और अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक्लिप्स कुछ भी नहीं है, एक्लिप्स एक हाई एनर्जी लेवल होता है। एक्लिप्स क्या होता है, हाई एनर्जी लेवल होता है। आप इसको एक बार रिएक्टेंट समझिए और इसको क्या समझिए, प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या हो जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट। इन फैक्ट एक्लिप्स कन्फर्मेशन एक टीएस की तरह बिहेव करता है। एक्लिप्स कन्फर्मेशन किसकी तरह बिहेव करता है, टीएस की तरह बिहेव करता है। एक स्टैगर्ड में जाने के लिए मॉलिक्यूल को एक बार एक्लिप्स से गुजरना पड़ेगा। और एक्लिप्स की एनर्जी क्या होती है, यहां पर क्या कुछ ना कुछ एनर्जी का डिफरेंस है, यस। अगर मैं स्टैगर्ड और एक्लिप्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि एनर्जी डिफरेंस कितना है, 3 किलो कैलोरी पर मोल। कितना है, 3 किलो कैलोरी पर मोल। एक मिनट से रुक जाइए, कितना लिखा आपने, 3 किलो कैलोरी पर मोल। तो 3 किलो कैलोरी पर मोल तो टॉर्सनल स्ट्रेन से बढ़ जाएगा, यस यस। अगर आपसे कोई पूछे कि इथेन की स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और इथेन की एक्लिप्स कन्फर्मेशन में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, कम स्टैगर्ड की, ज्यादा किसकी है, एक्लिप्स की। और एक्लिप्स की अनस्टेबिलिटी का कारण क्या है, केवल और केवल टॉर्सनल स्ट्रेन। क्यों, क्योंकि डेटा ही बता रहा है कि इसमें कोई स्टेरिक स्ट्रेन नहीं है। क्यों नहीं है, वो पहले समझा चुका हूं, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो गैप है वो उनकी वंडरवॉल रेडियस से ज्यादा है, वो एक दूसरे को। तो आप बताइए यहां से वहां जाने के लिए ये हमारे सामने क्या होता है, एनर्जी बैरियर। इसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल एनर्जी बैरियर। बातें हुई थी ना एक बार जियो से में भी, रोटेशनल एनर्जी बैरियर हमारे सामने है। यानी कि अगर आप रोटेशन लेना चाहते हैं तो मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होनी ही चाहिए। क्या सिग्मा बॉन्ड के ऊपर रोटेशन फ्री होते हैं, नहीं। एक स्टैगर्ड से दूसरी स्टैगर्ड में जाने के लिए उसको बीच में कहां से निकलना पड़ता है, एक्लिप्स। और एक्लिप्स की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। तो यहां बॉन्ड को रोटेट करने के लिए हमें 3 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मैंने किलो कैलोरी में बात की, एनसीईआरटी ने किसके अंदर बात कर दी है, जूल के अंदर। 12.6 किलो जूल के आसपास एनर्जी की जरूरत हमें पड़ती है। एंड दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। लगभग 100 किलो जूल तक एनर्जी रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है। अगर आपको कोई भी काम करने के लिए 100 किलो जूल चाहिए ना, तो आपको अपने घर से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल के पास थर्मल एनर्जी होती है। क्या होती है, थर्मल एनर्जी होती है कि नहीं होती है, 3/2 kT अवेलेबल होती है कि नहीं होती है। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द रोटेशन। तो अगर अपन मुद्दत की बात करना चाहें, रियलिटी की बात करना चाहें, तो क्या सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन फ्री होते हैं, ये बोलना ही गलत है कि रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड आर फ्री। रोटेशंस अबाउट सिग्मा बॉन्ड आर नॉट एब्सोल्युटली फ्री। रोटेशन आर हिंडर्ड, हिंडर्ड हैं। देयर इज एनर्जी बैरियर। और इथेन के केस में वो एनर्जी बैरियर कितने का है, 12.6 किलो जूल के आसपास का है। कितने का है, 12.6 किलो जूल का है। या आप ये बोल सकते हैं कि 3 किलो कैलोरी का है। तुम छापो।
आवाज आई क्या? आवाज आई क्या रे? ठीक है। हेलो। हेलो हेलो। 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 देखिए, मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन स्टैगर्ड। मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन स्टैगर्ड। मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन कौन सी है? स्टैगर्ड है, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन डालेगा कि रिगार्डिंग इथेन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। समेटेगा पूरा एनसीईआरटी को कहीं ना कहीं से। नेक्स्ट, कंफर्मेशंस।
लिखवा दिया था कि अदर देन स्टैगर्ड और एक्लिप्स, स्क्यू का डेफिनेशन लिखवा दे क्या? देखिए कन्फर्मेशंस other than staggered and eclipse, conformations other than staggered and eclipse, conformations other than staggered and eclipse are known as skew conformations, स्क्यू कन्फर्मेशन कितनी हो सकती हैं? इनफाइनाइट। तो ब्रैकेट में लगा दीजिए इनफाइनाइट होती हैं स्क्यू, क्योंकि कितनी भी बना सकते हो आप, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कैसे कितनी होती हैं? इनफाइनाइट। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि एक्लिप्स के अनस्टेबिलिटी का कारण क्या है? अनस्टेबिलिटी का कारण क्या है? क्या आप टॉर्सनल स्ट्रेन को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं या स्टेरिक स्ट्रेन को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं या दोनों को? दोनों रिस्पॉन्सिबल है क्या? क्या एक्लिप्स के अनस्टेबल होने में दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई स्टेरिक का? 3 किलो कैलोरी एनर्जी ज्यादा हुई है इसके रिस्पेक्ट में, वो तो किससे हो जाती है? टॉर्सनल से। तो लिखिए एक्लिप्स कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल, eclipsed conformation is less stable, eclipsed conformation is less stable, eclipsed conformation is less stable due to torsional strain, due to torsional strain। कुछ स्टैंडर्ड बुक लिखते हैं कि स्टेरिक स्ट्रेन कंट्रीब्यूट्स लेस देन 10%, स्टेरिक स्ट्रेन का यहां पर कोई रोल नहीं है। तो मेनली लोड किसका है? टॉर्सनल स्ट्रेन का है, और ये तो एनर्जी डेटा ने ही लिख दिया है। क्लियर? आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। एनसीईआरटी के हिसाब से तो कंफर्मेशन क्या हो चुकी है? खत्म। लेकिन अभी हमें एनब्यूटेन भी पढ़ना है, हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केस भी पढ़ना है। लेकिन क्या नहीं पढ़ना है? पढ़ना नहीं है साइक्लोएल्केन्स का, साइक्लोहेक्सेन में चेयर, उसमें ट्विस्ट चेयर, फिर उसमें बल्कि ग्रुप इक्विटोरियल पर, फिर बल्कि ग्रुप एक्सियल पर, कोई नहीं पूछता है नीट के अंदर। क्लियर? अगर आपको कभी लगे तो मुझसे जब चाहो पूछ लेना, मैं भी तपा हुआ हूं, मैं भी चाहता हूं कोई मुझसे